रिएक्ट डोम डॉट रेंडर, इसे साइलेंट कर लो। हाँ देखो, रिएक्ट डोम डॉट रेंडर। अब इस जो रेंडर मेथड होता है, इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं व्हाट टू रेंडर। ठीक है, सबसे पहले हम इस पर लिखेंगे व्हाट टू रेंडर। ठीक है, तो हम क्या रेंडर कराना चाहते हैं? रेंडर का मतलब क्या होता है? रेंडर मीन्स कि आप पेज पे क्या चीज़ शो करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या शो करना चाहते हैं? H1 एक एलिमेंट हम शो करना चाहते हैं। ठीक है, सही है। और इसके बाद ऑप्शन आता है वेयर टू रेंडर। सही है, वेयर टू रेंडर में हम क्या करते हैं? हम इसको पास करते हैं कि ये चीज़ कहाँ पे आपने जाके रेंडर करानी है। तो हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और ये ऐप। ठीक है, हम इसे क्या कह रहे हैं कि H1 एलिमेंट रिएक्ट डोम को हम कह रहे हैं। ठीक है, रिएक्ट डोम को हम क्या कह रहे हैं? H1 जो हमारा टैग है, ये HTML का एलिमेंट, इसको कहाँ पे रेंडर कराओ आप? ऐप में। और ऐप की आईडी इसको कहाँ पे मिलेगी? index.html के अंदर, जहाँ पे हमने ऐप दी हुई है। ठीक है, अब इसमें ये रिएक्ट डोम जो है, ये हमारा जो वर्चुअल डोम है, रियल डोम हमारा कौन सा है? जो हमारा इंडेक्स की फाइल में, इंडेक्स की फाइल में है, जो उसने रेंडर होना है। जो वर्चुअल डोम है वो कौन सा है? जो ये डायरेक्ट की फाइल है, जावास्क्रिप्ट फाइल में। हाँ, अब इसमें होगा ये कि जैसे ही हम चेंजेस करते हैं, रिएक्ट पहले देखेगा कि कौन सी चेंजेस हुई है, सिर्फ वही अपडेट करेगा। अदरवाइज jQuery या दूसरे जब आप यूज़ करते हो वैसे मैनुअली, तो वो जो भी आप चेंजेस करते हो वो दोबारा पेज रीलोड होके दोबारा सारी चीज़ें रीलोड होती हैं, री राइट होता है। ठीक है, जफीर क्या कर रहे हो? आउटपुट चेक कर आउटपुट चेक कर लिया? आ रही है? ठीक है, अब हम यहाँ पे ये करते हैं कि हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक ना क्लास ले लेते हैं। ठीक है, मैं लिखता हूँ इधर क्लास ऐप। जो क्लास होती है उसका फर्स्ट लेटर क्या होता है? कैपिटल होता है। मैंने इधर क्लास ऐप ली और क्लास ऐप के साथ मैं लिखता हूँ रिएक्ट डॉट कंपोनेंट क्लास ऐप एक्सटेंड कर रही है ना इस क्लास को। ठीक है, रिएक्ट ऐप क्लास ऐप एक्सटेंड रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, मतलब रिएक्ट के अंदर एक कंपोनेंट की क्लास है जिसको ये एक्सटेंड कर रही है, मीन के उसकी प्रॉपर्टीज़ भी ये अपने अंदर इंक्लूड कर रही है। ठीक है, तो इसके अंदर एक मेथड होगा हमारा रेंडर। ठीक है, रेंडर मेथड है, ऐसे ही है। रेंडर के अंदर हमारा एक, हम इसको रिटर्न करते हैं। मेथड के अंदर क्या करेंगे? हम इसको रिटर्न करेंगे। रिटर्न के अंदर मैं इधर लिखता हूँ div हेलो। ठीक है, ये रिटर्न कर रहा है, इसको इस तरह से कर। ठीक है, अब क्लास ऐप क्या कर रही है हमारी? रिटर्न कर रही है एक इसमें h1 हेलो। हाँ, ठीक है, अब हम यहाँ पे ऐप लिख सकते हैं। अगर हम ऐप लिखें तो यहाँ पे हेलो आ जाता है। सही है, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। हाँ जी, सही है। हाँ कर लो, ठीक है। आ जाओ आ जाओ, ठीक है ठीक ओके। सर ये रिएक्ट कंपोनेंट की एक कोई और क्लास है? रिएक्ट की क्लास, रिएक्ट के अंदर एक क्लास है। रिएक्ट को तो हमने ऊपर इंपोर्ट किया हुआ है ना, ठीक है। ठीक है। तो ये रिएक्ट के अंदर एक क्लास है कंपोनेंट नाम की, अब ये ऐप की जो ठीक है। क्लास है ये उस रिएक्ट कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज अपने अंदर इंपोर्ट कर रही है। अब ये आपका हो गया। ये इनहेरिट वाला कॉन्सेप्ट है। हाँ मैंने उस दिन कराया तो था आप लोगों को क्लास। हाँ जी, आप नहीं आए ये थे। क्लियर हो गया, लेकिन मेरा नहीं खाली स्लॉट में हुआ है। नहीं हुआ ठीक है। चीज इनहेरिटेंस नहीं ये चीज़ है लूप की कोई चीज़ नहीं पड़ी हमने, क्लास पढ़ी थी, कुछ भी नहीं सर हमने ऐसा पढ़ा। मुझे अच्छी तरह से याद है आई थिंक। आपने पढ़ाई थी, आपको मैंने आपने क्लास पढ़ाई लेकिन थी। वो क्लियर नहीं थी, यानी कि एक होता है ना पूरी डिटेल से क्लास की वर्किंग प्लेन जावास्क्रिप्ट में क्या है, वो चीज़ नहीं हमें क्लियर। आपने उस दिन वो एरो फंक्शन भी बनाया था, वो आपने भी पहली दफा हमें देखा पता, था। वो भी नहीं पता। नहीं आपने तो एरो क्लास आप लोगों ना, आप लोगों की ना एक प्रॉब्लम है। आप लोगों का ना एक लर्निंग का जो मेथड है ना, पहले आप लर्न कर रहे थे HTML CSS, ठीक है, वो है रट्टा, सही है। अब आप कर रहे हो कोर प्रोग्रामिंग, लॉजिक्स में आप चल रहे हो, ठीक है। आपका ध्यान अभी भी लैपटॉप पे है, ठीक है। आपको पता नहीं है मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बस देख रहे हो और सुन रहे हो, समझ नहीं रहे, और माइंड के अंदर फिक्स हो गया कि इसको बाद में जाकर देख लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो इस तरह से आप सालों लगा दो, नहीं सीख सकते। इसका इशू ये है कि आप बेशक साथ साथ टाइप करो, सही है, अच्छी बात है, बट पहले इसको कम्प्लीटली फुल कंसंट्रेशन के साथ इसको देखो, मैं क्या कर रहा हूँ इसके अंदर, किस तरह से चेंजेस कर रहा हूँ। मैं इधर से चेंज कर लेता हूँ, आप उधर कर रहे होते हो, फिर आपके एरर्स आ जाते हैं। पहले देख लो चेंज हुई क्या है, क्या नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया। ये मतलब जैसे अब हम लोग क्लासेस करें, क्लासेस में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे अभी यहाँ पे हमने एक इनहेरिटेंस यूज़ किया, एनकैप्सुलेशन होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब हमें वो पता ही नहीं, अब काफ़ी चीज़ जैसा अभी पूरा लिखा ही है कि हम मतलब से किसी ने बहुत कम होंगे जिनमें ये वो पढ़ी हुई होगी, अब उनको नहीं पता कि इनहेरिटेंस क्या होती है, ये चीज़ में वो बोल रहे हैं। अब देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, जी सर। मुझे भी तो पता है ना, आपको तो ये चीज़ें नहीं पता। तो मेरा दिमाग ख़राब होना चाहिए पहले तो, कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, सही है। उस दिन मैंने आपको स्पेशली क्लास का कंसेप्ट क्लियर कराया, ES5 में कैसे थी क्लास, ES6 में कैसे थी। आप लोगों में से अभी भी यहाँ पे लेक्चर रिकॉर्डेड है, मैं आपको सुनवा सकता हूँ, बट आप लोगों का दिमागी जो कंसंट्रेशन है ना, वो नहीं होती। आपकी कंसंट्रेशन होती कि हम पीछे ना रह जाएं, साथ साथ करते रहें, पीछे ना रह जाएं। ये लर्निंग नहीं होती। लर्निंग किसको कहते हैं कि आप अंडरस्टैंड करो फिर उसके बाद करो। आप पहले करते हो फिर अंडरस्टैंड करते हो, इस तरह से कभी नहीं हो सकता। उसमें ये होता है कि पहले आप कर लेते हो, उसके बाद जब अंडरस्टैंड करते हो ना, अंडरस्टैंड करते वक्त मैं नहीं होता वहाँ पे। और दूसरी चीज़, आप क्वेश्चनिंग नहीं करते। इंसान किस तरह से सीखता है, सीखने का सबसे बड़ा तरीका क्या है, क्वेश्चनिंग। आप पूछो यहाँ पे ये एक्सटेंड लिखा हुआ है, क्यों लिखा है मैंने। आप पूछो रिएक्ट डॉट कंपोनेंट लिखा है, क्यों लिखा है मैंने। आप पूछो ये रेंडर फंक्शन है, क्यों लिखा है मैंने। पूछो रिटर्न क्यों लिखा है मैंने। एक एक चीज़ पे जाओ, आप करोगे सवाल तो सबको जवाब मिलेगा, उनके भी कंसेप्ट क्लियर होंगे। बट यहाँ पे क्वेश्चन कोई नहीं करता, बस देखता है कि सर आगे क्या कर रहे हैं और हम आगे चले गए, ठीक है। एक बार आप ध्यान से सुनो, साथ साथ करो, अच्छी बात है, साथ साथ करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। ये जो मैं अभी कर रहा हूँ ना, ये सारा कोड आपको मिल जाएगा, ठीक है। डेली आपने यही चीज़ें करनी है, डेली, ठीक है। प्रैक्टिस तो हो जाएगी, बट अंडरस्टैंड कब करोगे आप, खुद से अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चनिंग करो और अंडरस्टैंड करो, बार बार एक ही चीज़ को बार बार क्वेश्चन करो। कभी आपको रोका है किसी ने क्वेश्चनिंग पे, और क्वेश्चनिंग पे आप क्वेश्चन करोगे, इनको भी आंसर मिलेगा, इनका भी फ़ायदा होगा,
सोचो कि कहाँ पे ये क्वेश्चन, यहाँ पे कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पे पूछ सकता हूँ। प्रिपेयर रहो क्वेश्चनिंग के लिए और क्वेश्चन पे क्वेश्चन करो। आपके क्वेश्चन से दूसरों का फायदा हो सकता है, आपका तो होगा ही। ठीक है, अब देखो तकरीब कितना टाइम हो गया मैं ये लिख के खड़ा हुआ हूँ। अगर आप लोग पहले मुझे लिखता हुआ यहाँ से देख लेते, ठीक है, मैं रेंडर लिखता हूँ, आप उधर रेंडर लिखते हो, समझ नहीं आ रही होती कि बस कॉपी कर रहे हो, कॉपी और पेस्ट कर रहे हो, अंडरस्टैंड कब करोगे? यही पहले लिख लें, बाद में अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, इसी तरह से वेब पैक में था, मैंने एक एक चीज़ को ब्रीफली एक्सप्लेन किया, बट आप का लिखने में ज़्यादा इंटरेस्ट था, समझने में कम। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट तो आपको आती ही नहीं है। ठीक, तो अगर मैं करवा रहा हूँ तो इट्स मीन कि आपको मैंने सारे कंसेप्ट क्लियर कराए। क्लास तो मैंने आपको बताया था, क्लास के अंदर पहले सुप कंस्ट्रक्टर होता था, फिर हम उसको एक्सटेंड किस तरह से करते हैं, क्लास का न्यू मेथड कौन सा है, ये सारा का सारा मैंने आपको कराया हुआ है। बट आप लोग प्रेजेंट नहीं थे यहाँ पे क्लास में, जो थे प्रेजेंट वो भी प्रेजेंट नहीं होते। अब देखो ये क्लास है, ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं क्लास। क्लास ऐप, ये क्लास का नाम हो गया। ठीक है, इसने क्या करना है, सबसे पहले क्लास के अंदर जो फंक्शन रन होता है उसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। जैसे ही हम क्लास को रन करेंगे उसका नाम ही, फंक्शन का नाम ही होता है कंस्ट्रक्टर। तो क्लास यूज ही क्यों करते हैं हम? हाँ, क्लास यूज ही क्यों करते हैं? वो मैं आपको बताता हूँ। कि फंक्शन का भी एक पर्पस होता है, हाँ, क्लास यूज ही क्यों होती है? क्लास हम इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज सबसे पहली बात आ जाती है आपके पास प्राइवेट और पब्लिक की बात आ जाती है। ठीक है, वो फंक्शन में तो हमें नहीं देता एबिलिटी। दूसरी चीज़ ये कि एक जो फंक्शन है ना और एक वेरिएबल है, ठीक है, हम फंक्शन और वेरिएबल दोनों की एक क्लास बना देते हैं। ठीक है, अब आपका हैंड है, ये क्या है, कंपोनेंट है जिसमें एक मतलब कि अलहदा एक फंक्शन है ना, इसका एक फंक्शन है। ठीक है, आपके बॉडी पार्ट्स हैं, इनके अलहदा फंक्शन है। ठीक है, आपके वेरिएबल्स हो सकते हैं। सही है, अब मैं आपकी जफील की एक क्लास बना देता हूँ तो उसके अंदर आपके सारे फंक्शंस आ जाएंगे, एक जफील बन जाएगा। फिर मैं क्या करता हूँ कि जफील को एक नाम दे देता हूँ ह्यूमन, उसके अंदर क्या आ गई, पूरी ह्यूमैनिटी क्लास आ गई। सेंड करके ठीक है, मतलब कि उसको मैंने आगे थोड़ा सा क्लास को मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, अगर मैं जफील की क्लास है तो जफील की क्लास किस चीज़ को एक्सटेंड करी होगी, ह्यूमैनिटी को। ठीक है, मतलब जो एक क्लास की प्रॉपर्टीज दूसरी क्लास में आ जाती है। समझ रहे हो बात को? अब क्लास का जो एक कंस्ट्रक्टर होता है, ये एक ऐसा मेथड होता है जो ऑलवेज रन करता है। जैसे क्लास कॉल होगी, इसका इंस्टेंस कॉल होगा, सबसे पहले जो रन करेगा वो कंस्ट्रक्टर होगा। ठीक है, इसको एक्सटेंड करेंगे तो इसमें जो उसकी दूसरी क्लास होगी, उसके जो प्राइवेट मेथड्स होंगे या वो होंगी प्रॉपर्टीज होंगी, वो भी इनहेरिट करेगा ये। हाँ बिल्कुल। एक्सटेंड का क्या मतलब होता है, एक्सटेंड का मतलब ये है कि इनहेरिट, एक्सटेंड का मतलब ही इनहेरिट है ना, इनहेरिटेंस है। जी सर। इट्स मीन कि एक क्लास की प्रॉपर्टीज आप दूसरी क्लास में इनहेरिट कर रहे हो। मीन कि एक क्लास का सारा कंटेंट आपने दोबारा लिखने की बजाय ना उस क्लास का सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ कर लिया, जो उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ एक्सटेंड कर लेगा। सपोज अगर हमने उसमें उस क्लास में से कोई प्रॉपर्टी को हमने प्राइवेट भी किया तो उसको भी कर लेगा। किसको? उस class जब में आपने property- देखो property file इसमें property जावास्क्रिप्ट में जब आप जाते हो ना C++ में या दूसरी चीज़ों में, उसमें आपके पास पब्लिक प्राइवेट दो चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, उनको उनके आप प्राइवेट को भी एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर जो होता है ना मेथड, वो ये होता है कि आपको पहले आप, अब देखो कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो हमने क्लास के बाहर लिखे होते हैं, बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम क्लास से इजाज़त लेनी पड़ती है कि भाई ये फंक्शन मैंने बाहर लिखा हुआ है बट ये आपकी वेरिएबल्स यूज़ कर रहा है तो मुझे इजाज़त चाहिए, तो वो हम उसको उस तरह से परमिशंस देते हैं। सर लेकिन वो जब क्लास के अंदर के वेरिएबल यूज करेगा तो वो गुस्सा हो गया, उसका स्कोप का मसला तो नहीं आ जाएगा फंक्शन में? नहीं, अब वही चीज़ें हम देखने लगे हैं ना। अब देखो कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, ये इसके अंदर मैं एक वेरिएबल लिखता हूँ दिस डॉट वैल्यू। ये आपको शो करेगा
हाँ, दिस का मतलब ये है कि ये टेनेंट को अपने एक क्लास जो है, ये यही क्लास है ना, इसको हम एक्सटेंड नहीं कर रहे, ये क्लास है। नहीं, यानी कि कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखा हुआ है ना, तो कंस्ट्रक्टर को करेगा कि ऐप को करेगा? क्या ये जो क्लास जिस क्लास के अंदर है, इसका स्कोप सिर्फ यहीं तक है। सही है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब दिस का मतलब ये है कि ऐप डॉट वैल्यू हम कर रहे हैं। ठीक है, वैल्यू क्या लिखते हैं हम 20। सही है, और इसका एक मेथड लिख देते हैं। ठीक है, हम लिखते हैं मेथड, इसका फंक्शन लिखते हैं हम, हाँ मेथड ही लिखेंगे। मेथड हमने लिखा और इसमें हम लिखा कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम वैल्यू शो कराते हैं दिस डॉट वैल्यू। सही हो गया, इसको हम फिलहाल कमेंट आउट कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी कमेंट आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या वैल्यू शो करेगा, अब हम क्या करेंगे, क्लास का इंस्टेंस बनाएंगे। किस तरह से बनाते हैं हम? इंस्टेंस का मतलब ये होता है कि उसकी कॉपी कर लेते हैं हम। ठीक है, हाँ, जिस तरह से क्लास कोई भी आप C++ में बनाते थे, डॉट के साथ उसका एक ऑब्जेक्ट बनाते थे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, var app इज इक्वल टू न्यू ऐप। सही है, तो हम क्या करेंगे, ऐप डॉट मेथड। सही है, ये सर ये ऊपर मेथड है, ये नेम है ना इसका, ये कीवर्ड तो नहीं है? ये कीवर्ड नहीं है, ये हमने खुद से कोई फंक्शन का नेम रख लिया है, मतलब खुद से हमने रख दिया है। इधर आप इधर कर लो, अजफर कर लो। ठीक है, सही है, आप खुश हो? जैसे बाय डिफॉल्ट इस क्लास में मेथड पब्लिक होंगे प्राइवेट होंगे? और मैं आपको बताता हूँ, इसमें आपको कहीं पे पब्लिक और प्राइवेट का कीवर्ड नज़र आ रहा है? ठीक है, तो C++ भूल जाओ। ठीक है, वो जो होते हैं ना, देखो एक C++, C# है, ये एक जिस तरह से एंगुलर है हमारे पास, टाइप स्क्रिप्ट है, ये एक ऐसी लैंग्वेजेस है जो आपको आउट ऑफ द मैप नहीं जाने देती। आउट ऑफ द मैप समझते हो, अपनी मर्जी नहीं करने देती। जो उन्होंने कहा हुआ है उस हिसाब से आप डील करो, उसमें आपके एरर्स भी कम आएंगे, उसमें एट द स्पॉट एरर्स आएंगे, उसमें ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। बट इसमें आप आउट ऑफ द मैप जाते हो। ठीक है, अपनी मर्जी करते हो। जब आप अपनी मर्जी यहाँ पे करोगे तो फिर क्या होगा, एरर्स भी आएंगे और बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत सारे एडवांटेजेस भी मिलेंगे आपको। अच्छा, तो हमने क्या किया, इसको कॉल कर लिया, तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है, 20 वैल्यू हमने कहाँ दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है। तो ऐप डॉट अजफर, हमने इसका एक मेथड कॉल किया। सही है, अब हम ऐसा करते हैं, एक और ऐप बनाते हैं, क्लास बनाते हैं, क्लास ऐप टू एक्सटेंड्स ऐप, ये हमारे पास सेकंड ऐप है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। एक्सटेंड करी ऐप को, तो ये हाँ, ऐप के अंदर जो एक्सटेंड पहले किया उसे भी ऐप के अंदर जो कुछ भी आया इधर आ गया, इस क्लास के अंदर आ गया। हाँ, खरीदी आपका ए स्मॉल है वो क्या क्या कौन सा? मतलब नहीं वो वेरिएबल 12 में है, ठीक है। ठीक है, अब इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं दिस डॉट वैल्यू, वैल्यू 2 इज इक्वल टू 21। सही है, और इसके अंदर हम जो मेथड लिखते हैं, असफर 2। सही है, उसके अंदर हम कंसोल डॉट लॉग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम करते हैं दिस डॉट वैल्यू और दिस डॉट वैल्यू 2। अब इसको क्या करना चाहिए, अब सबसे पहले हम इसका इंस्टेंस बनाएंगे, var app2 इज इक्वल टू न्यू app2, ऐसे ही है, और इसके साथ हम app2 डॉट
as per 2 सही है। तो इसने एरर दिया, ठीक है। एरर क्यों दिया? एरर इसलिए दिया बिकॉज कि जब भी आप किसी एक क्लास की प्रॉपर्टीज़ को एक्सटेंड करते हैं तो वो कहता है कि आप यहाँ पे सुपर को लिखो, ठीक है। जब भी आप इसको एक्सटेंड करोगे तो वो क्या कहेगा आपको कि यहाँ पे आप सुपर को लिखो, ठीक है। तो अब उसने क्या दे दिया 2021। अब 20 वैल्यू कहाँ से आ रही है, उसको कहाँ से मिल रही है? पहली क्लास से, पहली क्लास से। और 21 दूसरी क्लास से। ये है हमारे पास ES5। अब जो हमारे पास है ES6, ES6 हमें ये कहता है कि इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। हाँ जी सही, जो F2 जो हमने इसके इंस्टेंस बनाया है इसमें हम लोग असफल जो फर्स्ट क्लास का मेथड उसको एक्सेस कर सकते हैं। किसको? यहाँ पे हाँ एक्सटेंड करिए ना फिर। हाँ मतलब कि उसी की प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पे एक्सेस की है ना। नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ कि असफल जो हाँ उसका मेथड भी हम एक्सेस कर सकते हैं, उसकी ईच एंड एवरीथिंग हम एक्सेस करते हैं। मतलब वो क्लास ही इस क्लास के अंदर ऐड हो गई। इसका फ़ायदा क्या हुआ कि हमें वो चीज़ें दोबारा नहीं लिखनी पड़ी, ठीक है। अब जो ES6 है एंड बियॉन्ड है वो कहती है कि आप ना, जो एडवांस जावास्क्रिप्ट है वो कहते हैं कि आप यहाँ पे कंस्ट्रक्टर यूज़ ना करो, ठीक है। और यहाँ पे दिस यूज़ ना करो, और यहाँ पे आप इसको क्या यूज़ करो, एरो फंक्शन बना दो, सही है। इसको जब आप एरो फंक्शन बनाओगे तो आपको वही आउटपुट मिलेगी, ठीक है। वही सेम आउटपुट है, समझ गए। और इसके लिए, इस एरो फंक्शन के लिए, क्लास की इस प्रॉपर्टीज़ के लिए हमने क्या यूज़ किया है, प्लगइन यूज़ किया है, ट्रांसफॉर्म क्लास प्रॉपर्टीज़। ये एडवांस जावास्क्रिप्ट है ना। ठीक है। हाँ टेबल ऑर्डर की तरह काम करती है। हाँ, तो ये हम इसको क्लास ट्रांसफॉर्म क्लास प्रॉपर्टीज, मतलब क्लास को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ना। ठीक है, ES5। तो ये हमें प्लगइन हेल्प करता है उसको कन्वर्ट करने में, सही है। क्लास की समझ आ गई? अब हम, आप ये जो दो फाइल्स हैं इनको हम क्या कर देते हैं, अब अनकमेंट कर देते हैं। ये हमारी फाइल है, इसको भी हमने अनकमेंट कर दिया। अब हम यहाँ पे क्लास लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्लास ऐप एक्सटेंड्स किसको करेगी, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट को। अब रिएक्ट डॉट कंपोनेंट क्या है, मतलब रिएक्ट के अंदर एक कंपोनेंट की क्लास है, ठीक है। उसको क्या कर रही है, एक्सटेंड कर रही है, एक्सटेंड कर रही है। अब हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम इधर लिख दें कंस्ट्रक्टर, और आगे सुपर की ओर लगा दें। इधर हम कंस्ट्रक्टर लिखें, ठीक है। और इसके बाद सुपर भी हमें लिखना पड़ेगा, ऐसे ही है। और इसके बाद हम क्या लिखें, इधर रेंडर मेथड लिखें, और ये क्या करेगा, एक रिटर्न करेगा। रिटर्न में क्या आएगा, एक डिव ले लेते हैं। तो ये रेंडर क्या कर रहे हैं? एक मिनट में बताता हूँ। ऐप इज नॉट ए कंस्ट्रक्टर। सर मैंने कल से कुछ मूव नहीं किया ये। सही है। अब देखो इसके अंदर ये रेंडर मेथड हमें मिल कहाँ से रहा है, ये कंपोनेंट से। उसके अंदर रिटर्न, मतलब क्लास हमने अपनी बनाई, ठीक है। उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ कर रहे हैं वो एक्सटेंड करके कहाँ से कर रहे हैं, कंपोनेंट से आ रही हैं। समझ रही है, ये हमने थोड़ी बनाए हैं। जिस तरह से पीछे हमने एक मेथड लिखा ऐप के अंदर, फिर उसके बाद उसको एक्सटेंड किया तो वो मेथड भी आ गया। अब कंपोनेंट जो क्लास है इसके सारे मेथड्स भी हमें मिल गए, तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वही मेथड, सही है। तो रेंडर इस कंपोनेंट के अंदर एक मेथड है, ठीक है। और रिटर्न क्या कर रहा है, एक डिव को रिटर्न कर रहा है।
और इस ऐप को हम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे, ठीक है। ये क्लास का नाम लिखने का तरीका इस तरह यूज़ करना होता है या कंपोनेंट का? किसका? ये टैग है, टैग में जो आप नाम लिखते हैं क्लास का। अच्छा, वो ये है कि जो हमारे पास रिएक्ट है ना, वो हमें एक फैसिलिटी देता है। जिस तरह से आप HTML के अंदर टैग्स लिखते हैं, डिफरेंट डिव हो गया, H1 H2, इस तरह से आप टैग्स लिखते हैं ना, तो हमें रिएक्ट एक फैसिलिटी देता है कि हम अपने कस्टम टैग्स लिख सकते हैं। ये हमारा कस्टम टैग है ना, HTML का तो इससे कोई लेना देना नहीं है, हमने खुद बनाया ना। तो कस्टम टैग सेल्फ क्लोज्ड होता है, सेल्फ क्लोजिंग भी हो सकता है, और ये जो हमारा बनाया हुआ होगा, ठीक है। तो उसके वो कोई वेरिएबल भी हो सकता है यहाँ पे, ऐसे ही है ना, कोई फंक्शन भी हो सकता है जो हम रन करें, जो रिटर्न में उसको कोई HTML दे या जो भी दे, वो उसने जाके उसको रेंडर करा दे। तो हमने इसको क्या दिया, यहाँ पे एक क्लास ऐप है हमारी, और हमने इसको ऐप दे दी, ऐसा ही है, ठीक है। ठीक है। अब आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, आपको इसकी ज़रूरत है एडवांस जावास्क्रिप्ट में, नहीं ज़रूरत, तो इसको आप कर सकते हो, सही है। तो कंस्ट्रक्टर लेना, सुपर लेना, अब उसमें है क्या, अब हम यहाँ से बाहर और भी फंक्शन लिखने पड़ते हैं ना, हमें रिटर्न या रेंडर के अंदर अगर हम फंक्शन लिखते, ठीक है, तो हमें ऐप के अंदर उनको बाइंड करना पड़ता था पहले, ठीक है। बाइंड का मतलब ये है कि हमें उन फंक्शंस को, अगर हम ऐप के इस कंस्ट्रक्टर अगर हम लिखें, सुपर लिखें, तो हमें उससे परमिशन लेनी पड़ती है कि भाई इस दिस डॉट बाइंड करना पड़ता है हमें, हर चीज़ के साथ हमें दिस लगाते हैं ना क्लास के अंदर, अगर हम वेरिएबल, इसकी प्रॉपर्टीज़ या इसके मेथड्स यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ हम दिस लगाते हैं। दिस का मतलब क्या होता है कि ये इस क्लास से रेलिवेंट है, इसका रिलेशन कहाँ पे है, इस क्लास के अंदर है, मतलब इसको इस क्लास के अंदर ढूंढो, दिस डॉट एक्स लिखा है ना, तो इट्स मीन कि इस क्लास के अंदर ढूंढो कहाँ पे है, ठीक है। मतलब कि मैं आपको ये बताता हूँ, ये देखो हम यहाँ पे लिखते हैं ना, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस डॉट एक्स इज इक्वल टू 20, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट एक्स इज इक्वल टू 20। अब इस 20 और इस 20 में डिफरेंस क्या है, दिस का ही ना, ठीक है। मतलब कि ऊपर जो हमने लिखा हुआ है वो ऐसे समझे कंस्ट्रक्टर के अंदर है, ठीक है, बट कंस्ट्रक्टर हमने रिमूव कर दिया बिकॉज वी आर यूजिंग एडवांस जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब जब हमने सिर्फ जब हम इस एक्स को यूज़ करेंगे ना, तो जहाँ पे हमने यूज़ करना हो, सपोज हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ ब्रैकेट्स डाल के एक्स लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये हमें क्या शो करेगा, ये अभी शो नहीं कर रहा, तो वो हमने कंस्ट्रक्टर का दिस आता है ना, किसके अंदर, नहीं नहीं, इसके अंदर एक्स नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये जो मैंने एक्स लिखा है, ये कौन सा एक्स यूज़ हो रहा है, नीचे अंदर वाला, ये वाला, लाइन में लाइन जावास्क्रिप्ट, हाँ, हम ऊपर वाले की वैल्यू चेंज कर दें, इसलिए एक ही चेंज कर दें, इसको लिखते हैं, ये कौन सा दिस डॉट एक्स कौन सा यूज़ हो रहा है, क्लास की, क्लास का, और वैसे एक्स कौन सा यूज़ हो रहा है, फंक्शन का। सर ये जो क्लास है वैसे ये यानी कि ऑब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं तो की पेयर वैल्यू में अरे इंडेक्स कर, तो क्लास किस फॉर्म में डाटा सेव करती है, क्लास, क्लास के अंदर मेथड्स आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ का मतलब यही है, इसके अंदर सारा कुछ आ जाता है यानी कि क्लास के अंदर, ऑब्जेक्ट में तो हमें पता था कि ये की पेयर वैल्यू है, इसकी हाँ। अगर ये की है तो इसके आगे पेयर की कोई वैल्यू है, प्रॉपर्टी बिल्कुल। तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्लास में किस तरह का यानी कि डाटा क्लास में डाटा नहीं store क्लास की ना प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, मतलब उसके अपने वेरिएबल्स होते हैं, उसके अपने मेथड्स होते हैं,
ठीक है। उन मेथड्स के अंदर उसके मेथड्स भी हज़ारों हो सकते हैं, उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स भी हज़ारों हो सकते हैं, उसके अंदर जो आप चीज़ रखना चाहो। क्लास का मतलब ये है, अब देखो मैं कहता हूँ ना ह्यूमन क्या है, उसकी जो वर्किंग है या उसका कोई एलिमेंट है, कोई कुछ भी है, वो फंक्शन होगा। क्लास में ईच एंड एवरीथिंग आ जाती है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स भी आ गए, उसके अंदर वेरिएबल्स भी आ गए, उसके अंदर फंक्शन भी आ गए, ईच एंड एवरीथिंग आ गई। अब इस चीज़ को समझ गए आप? सही है। इसको यहाँ से रिमूव कर दूँ अब? ठीक है सर, क्लियर हो गया। शुक्र है। क्यों क्लियर हुआ है? सवाल की हैं? सवाल की हाँ। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये जो आपका कंपोनेंट है ना, अब हम इसको यहाँ से बाहर निकालने लगे, इस क्लास को हम अलहदा करने लगे, index.jsx से अलहदा करने लगे। तो हम क्या करेंगे, app.jsx करेंगे। JX की फुल फॉर्म क्या है? जावास्क्रिप्ट। ये JSX मतलब कि इसके अंदर हम HTML भी यूज़ कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट भी यूज़ कर रहे हैं, तो JSX हो गई, मीन कि HTML जावास्क्रिप्ट का कम्बिनेशन हो गया। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसको ये app.js है ना, ये फोल्डर बन गया यहाँ पे। कंपोनेंट्स में आपने एक बना लिया, ये एक फ़ाइल बना ली, इसके अंदर आपने वही क्लास पेस्ट कर दी। ठीक है। अब हमने index.jsx के अंदर हम यूज़ कर रहे थे ना इस फाइल को, अब हमने सेपरेट कर लिया। तो सेपरेट कर लिया तो इट्स मीन कोड सामने हमें इसको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। सर, यानी कि फिर हमें इधर ये नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा रेक्ट। करना पड़ेगा क्योंकि हम ये JSX यूज़ कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। रिएक्ट भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। सर, यानी कि जिस तरह कि हमारे कोई 1200 कंपोनेंट्स हो गए हैं, ये तो हमारे लिए तो फिर मसला है बार बार इंपोर्ट करना, तो इसका भी कुछ सोल्यूशन है? किसका? ये रेक्ट को बार बार नहीं, जहाँ पे भी आप जिस कंपोनेंट में भी आप यूज़ करेंगे, ठीक है, वहाँ पे आपको रिएक्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब JSX के लिए ये कंपल्सरी है। JSX का मतलब ही रिएक्ट है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अब रन हो रहा है आपका, सही है। मतलब किस तरह से हमने इसको सेपरेट किया है, पता चल गया? सर, इसकी वर्किंग नहीं समझ लगी, यानी कि किस फ्लो में काम कर रहे हैं, किस फ्लो में कंपोनेंट बनाया तो किस फ्लो में काम कर रहे हैं। अब ये देखो ना, आपके पास ये है, हमारे पास react.dom.render यानी कि ऐप हमने कर कर दिया, इधर इंपोर्ट नहीं किया। इधर हमें इंपोर्ट करना चाहिए। इंपोर्ट करेंगे तो ऊपर पड़ेगा ना, उसके साथ लगेगा। इसको हमने सेव नहीं किया ना इस फाइल को, अब सेव किया, अब एरर देगा मेरा ख्याल है, आई थिंक देखा, दे दिया एरर। तो अब हम क्या करेंगे, वो सेव नहीं किया हुआ था इस वजह से। अब हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट ऐप फ्रॉम, कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, कंपोनेंट्स के अंदर ऐप है हमारे पास। ठीक है, ठीक हो गया, समझ लगी। अब एक और चीज़ देख लो, उस दिन भी मैंने आपको बताई थी। सर, यानी कि अब इसके नीचे जब मैंने यहाँ पर रेक डाउन रेंडर किया है, इसके नीचे हम एक और कंपोनेंट बनाते हैं, उसे फिर इसके नीचे रेंडर करते हैं। कहाँ पे बनाते हैं? ये ऐप के अंदर हमने एक और कंपोनेंट, ये कहाँ पर एक और कंपोनेंट बन गया है। कहाँ पे बन गया? ये इसमें कंपोनेंट की फाइल में किसी भी नाम का। हाँ, ये देखो ना, मैं एक और Component यहाँ पे कंपोनेंट बना लूँ एक और, बना लो, ठीक है, बल्कि इस तरह से करते हैं ना, कॉपी पेस्ट ही करें। ये देखो, ये मैं इस तरह से करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ नेव, ये आप ऐसा समझो कि एक नेविगेशन है, नेविगेशन है, ठीक है। उसके नीचे मैं ऐसा करता हूँ, एक हेडर रख लेता हूँ, ठीक है, और इसको लिखता हूँ दिस इज़ हेडर। सही हो गया। अब मैं इनको सेपरेट करता हूँ यहाँ से, ठीक है। एक और यहाँ पे कंपोनेंट बनाता हूँ, न्यू फाइल, और उसका नाम मैं रख देता हूँ nav.jsx, ठीक है। और इसके अंदर मैंने क्लास बना दी nav की, ठीक है, nav की क्लास हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे है ना react डॉट कंपोनेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आप यहाँ से इसको हटा के यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कंपोनेंट इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो ये चल जाएगा, ठीक है। अब nav.jsx में हमने करना क्या है, ये हमारा पूरा क्लास का स्ट्रक्चर बन गया।
एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट बस यहाँ पे आ गया, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, ऊपर भी सही है, ऊपर लिखना है तो ऊपर भी सही है, ठीक है। अब ये रिटर्न क्या कर रहा है, रिटर्न के अंदर एक रिटर्न के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से app.jsx है ना, ये नेविगेशन है, इसको मैंने यहाँ से उठाया और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है, और इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब सर आप इसके अंदर कंपोनेंट चला सकते हैं, हाँ, इसके अंदर कंपोनेंट चला सकते हैं आप, कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट नेस्टिंग कर सकते हैं, कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट क्या यानी कि यहाँ पर हम जिस तरह की रेंडर करते हैं यहाँ पर एक, क्या रेंडर करते हैं, मतलब यानी कि app.js को हम यहाँ पे रेंडर करते हैं, app.js को यहाँ पे रेंडर कर, रेंडर करते हैं, हाँ हाँ जी, तो उसका आप कर सकते हैं रेंडर, कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें जो है अब वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब देखो ये आपके पास नेविगेशन एक कंपोनेंट है ना, नेविगेशन, ठीक है, और ये app.jsx से यहाँ से मैंने नेविगेशन हटाया है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है नेविगेशन, मैंने इस फाइल को सेव नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ से नेविगेशन चला गया, अब मैं यहाँ पे नेविगेशन को लाना है। अब नेविगेशन, दिस इज नेविगेशन जो मैंने लिखा था वो कहाँ पे पड़ा है, वो दूसरे कंपोनेंट, कंपोनेंट, ठीक है, दूसरे कंपोनेंट में पड़ा है। तो मैं उसको यहाँ पे लाऊंगा तो मैं क्या करूँगा, इसको मैंने यहाँ पे लेके आया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, इंपोर्ट कर दिया, ठीक है, और इंपोर्ट करके यहाँ पे मैंने कस्टम एलिमेंट में लिख दिया, कस्टम एलिमेंट जिस तरह से मैंने ऐप को रेंडर कराया ना वहाँ पे, तो ये app.jsx रेंडर हो रही है ना वहाँ पे, तो सेम इसके अंदर ये एलिमेंट यहाँ पे रेंडर हो गया, ठीक है। तो ये देखो नेविगेशन आ गई, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इस हेडर का कंपोनेंट अलहदा कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये देखो तो भी पोर्ट करना पड़ेगा। ये हेडर डॉट JSX अलहदा होगी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे यहाँ से इसको कट करके वहाँ पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, सही हो गया। ये एक्सपोर्ट भी हो रहा है, ठीक है। एक्सपोर्ट की मुझे समझ नहीं लगी, एक्सपोर्ट यानी कि क्या वर्किंग होगी, एक्सपोर्ट मतलब कि अगर हमने किसी कंपोनेंट को रिसीव करना है, इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए मस्ट है कि हमने Export भी करना उसको एक्सपोर्ट भी करना होता है, मतलब कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। अगर कोई एक्सपोर्ट ना करे, आप इंपोर्ट कैसे करोगे, ठीक है, ठीक है। अगर तो हम export एक्सपोर्ट नहीं करते डिफ़ॉल्ट तो यहाँ पे भी, किसको कर रहा है? एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यहाँ पे भी लिख सकते हो आप, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यहाँ पे भी लिख सकते हो आप, और अगर यहाँ पे नहीं लिखना चाहते तो यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है। वैसे यहाँ पे अगर लिखा करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, सही है। डिफॉल्ट क्या कर रहा है एक्सपोर्ट? डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि अगर मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट, आप ये देखो, इसका अब पता चल गया आपको, हेडर। अब मैंने यहाँ पे हेडर यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, हेडर, ठीक है। अब यहाँ पे हेडर मेरे पास इंपोर्ट भी कर लिया हमने, और वहाँ से एक्सपोर्ट भी कर रहा है। वहाँ से एक्सपोर्ट भी किया हुआ है, और यहाँ पे लिख भी दिया, और ये क्या करेगा, सही है, सही हो गया। इसी तरह से आप डिफरेंट कंपोनेंट्स को नेस्टिंग कर सकते हैं, नेस्टिंग कर सकते हो। अब आपने ये करना है कि एक सिंपल लेआउट बनाना है, सिंपल सा, अभी टाइम है आपके पास, अभी 9 भी नहीं बजे, सिंपल सा एक लेआउट बनाना है, उसको अलग-अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। और आपको मैं नोड मॉड्यूल डिलीट करके ये फाइल भी सेंड कर देता हूँ, 10 सेकंड की ब्रेक में मिल जाएगी, समझ लगी आपको। यस सर, अच्छा, अब वो पूछ रहा था एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ठीक है। कीवर्ड एक्सपोर्ट क्या है? डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि इसमें सिर्फ एक चीज़ हो रही है, मतलब कि एक्सपोर्ट हो रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाता हूँ जिसके अंदर मैं लिखता हूँ कंसेप्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ठीक है, डॉट, ठीक है। इसके अंदर मैं एक ये करता हूँ कि कॉन्स्ट, ठीक है, कुछ भी लिख देता हूँ,
कौन सा वेरिएबल लें, जफील इज इक्वल टू 10, ठीक है। और इधर मैं लिख देता हूँ कांस्ट अजफर इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब दो चीज़ें हैं, अब यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सपोर्ट, यहाँ पे भी मैंने एक्सपोर्ट कर दिया इसको और इसको भी एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। ये दोनों एक्सपोर्ट हो गए, सही है। और अब मैं इसको अगर app.jsx के अंदर इंपोर्ट करूँगा तो इंपोर्ट कैसे करूँगा, इंपोर्ट इसको मैं इस तरह से इंपोर्ट करूँगा, जफील फ्रॉम concept example.js कहाँ पे पड़ा है, ये नीचे से लास्ट पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। और सर इसकी स्कोप ग्लोबल है की, हम्म, इसकी स्कोप जो ग्लोबल है की, क्या जो स्कोप है की कांस्टेंट की, ये देखो जफील के अंदर 10 है ना, तो जफील आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ये एक्सपोर्ट हो रहा है ना, यहाँ पे इंपोर्ट भी हो रहा है, ऐसे ही है। तो यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है। अगर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हो तो हमें इन ब्रेसेस की नहीं ज़रूरत, सर ये क्यों, ठीक है। अगर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हो तो हमें नहीं ज़रूरत इन ब्रेसेस की। फाइल से और यहाँ पे हमने इसको करना था एक्सपोर्ट, नीचे आगे से करना था डिफॉल्ट करके, तो ये लेंगे हम इसको जफील कर देते हैं, सही है, ठीक है। तो ये अगर, और एक और चीज़, हम यहाँ पे उधर उसका नाम जफील है ना, तो हम यहाँ पे हसन के नाम से भी इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, सर ये क्यों, ठीक है। मतलब अपनी मर्ज़ी है, जिस नाम से मर्ज़ी आप इंपोर्ट करो। सर बेजो बड़ा काबिला काम हो जाएगा, 10 से 12 वैल्यू हुआ कांस्टेंट है, वो किसे पकड़ेगा, आप हम नाम भी आगे आगे आप देखोगे ना, जो एक देखो जो डेवलपर्स होते हैं वो अंधाधुंध थोड़ी करते काम, ठीक है। मतलब अब हमने क्या लिखा है, जो हमारे पास हेडर है ना, फ्रॉम हेडर हो रहा है, ठीक है। अब हेडर की जगह जिस तरह से हमने जफील को हसन बना दिया, तो हेडर की जगह मैं यहाँ पे नैब लिख दूँ तो आप का दिमाग ही घूम जाएगा यहीं पे ही। ठीक है। तो इतनी थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स को आप किस तरह से मैनेज करोगे, तो उसके लिए कन्वेंशंस बनी हुई हैं, उसके लिए कंपोनेंट्स अलहदा बने हुए हैं, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो अभी आपकी बेसिक्स है, ठीक है। तो इस बेसिक्स को अंडरस्टैंड करोगे, अभी आप पटड़ी पे भी नहीं चढ़े, ठीक है। अभी आप वही डिज़ाइन कर रहे हो, कंपोनेंट डिज़ाइन कर रहे हो, ये पूरा हफ्ता आप स्टाइलिंग कर रहे हो, ठीक है। तो अभी जब पटड़ी पे चढ़ोगे तो फिर आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे कि ये हम क्यों इस तरह से करते हैं, क्यों हम यहाँ पे उसी नाम से लिखते हैं, उसी नाम को बार बार क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। अब एक चीज़, मतलब कि हम इसका नाम चेंज कर दिया ना हमने, ठीक है। अगर हमें ये जो कांस्ट है, मैं इसको कर देता हूँ, इसको यहाँ से रिमूव करके इसको वैसे कर देता हूँ, एक्सपोर्ट कर देता हूँ। इसको क्या कर दिया मैंने, एक्सपोर्ट कर दिया। तो अब मैंने इसे कहते हैं, वो था डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट, ये हो रहा है नेम्ड एक्सपोर्ट, इसका नेम होता है, इसे हम क्या कहते हैं, नेम्ड एक्सपोर्ट, ठीक है। तो और इंपोर्ट में भी इसी तरह से आता है कि नेम्ड इंपोर्ट। जब हम यहाँ पे इसको इंपोर्ट करेंगे, अब वो जफील है ना, अब जफील है, मैं यहाँ पे जफील है, अब जफील की जगह मैं यहाँ पे अगर हसन लिख दूँ तो ये नहीं करने देगा, मुझे इंपोर्ट नहीं करने देगा, एरर देगा, ठीक है। और उसने वो एरर नहीं दिया, लेकिन आउटपुट भी नहीं दी, बट आउटपुट भी नहीं दी, ठीक है। लॉजिकल है तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ जफील, नीचे जफील। अगर मैंने इसका नाम चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, एज हसन, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ठीक हो गया,
सही है। अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, एक लेआउट डिज़ाइन करो, उसके स्टाइलिंग करो। स्टाइलिंग में आप क्या करोगे, यहाँ पे स्टाइलिंग कहाँ पे करोगे? CSS में स्टाइलिंग के लिए आपने यहाँ पे हमेशा क्लास नेम यूज़ करना है, अच्छा ठीक है? क्लास नहीं यूज़ करनी। क्लास में क्लास नेम मैं इधर लिख देता हूँ, ऐप लिख देता हूँ क्लास नेम, ठीक है? और स्टाइल डॉट CSS में ऐप लिखा हुआ है, तो ये देखो इसका कलर चेंज हो गया, ठीक है? तो क्लास नेम आपने यूज़ करना है हमेशा, और आईडी के लिए आईडी नेम आईडी आपने यूज़ ही नहीं करनी, यूज सही है? सही है। और उसके अंदर सूडो क्लासेस सिलेक्टर चल जाते हैं, सूडो क्लासेस सिलेक्टर्स कॉम्बिनेटर नहीं, वो आपने नहीं यूज़ करना है, हमने यहाँ पे सैस यूज़ करनी है। ठीक वो आप वो चल जाते हैं, वो भी आप कर सकते हो यूज़, ठीक है? तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से। CSS वही है जो आप यूज़ करते आए हो, बट हमने सैस यूज़ करना है तो उसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई करने हैं यहाँ पे, सही है? सही है। अब आपने बैठ के यहाँ पे क्या करना है? लेआउट बनाना है। सर फाइल फिर ये दे देना मैं सर अगर हमने इमेज भी कॉपी करनी है, सर अगर हमने इमेज के टैग वगैरह लगाने हो भी या इमेज लगानी हो, उसका फोल्डर सर इधर ही बनाएंगे कंपोनेंट में। क्या करेंगे? सर इमेजेस के लिए इमेजेस वगैरह लगानी हो, हाँ, इमेजेस लगानी है। इमेजेस का ना कोई इमेजेस ना लगा, सिंपल लिखना है। ठीक 45 लेआउट भी नहीं है ना, उनमें से एक चीज है। इमेजेस के लिए हम वेब पैक भी लिख सकते हैं, आप ऑनलाइन इमेजेस यूज़ कर लो, उसमें कोई मसला नहीं आएगा। ठीक है।